हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? सीयूईटी यूजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड ओनली फॉर कोल्ड फूड इज। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम ना सारे क्वेश्चंस की थ्योरीज को भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? एस्पार्टेन। अब हम इसका रीजन देखते हैं कि एस्पार्टेन इसका आंसर क्यों है। देखो, एस्पार्टेन क्या है? ये सबसे अच्छा गुड आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। क्या होता है? लो होता है। तो ड्यू टू द लो बॉइलिंग पॉइंट जो एस्पार्टेन हो जाता है वो हमारा क्या होता है? गुड आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। अब बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, सब में आपने क्या देखा? सब में हमने देखा कि इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। तो इसकी वजह से ये गुड आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? एस्पार्टेन। और एक और चीज, ये क्या होता है ना, ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, जब हम कुक करते हैं तो ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है। ठीक है, समझ आया? तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा? एस्पार्टेन। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मॉलिक्यूलरिटी। अब जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है? ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन इज। हमें बताना है क्या वो 0 होगी, क्या वो 1 होगी, क्या वो 2 होगी, क्या वो 3 होगी। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, आपको कितने रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? कितने रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं? सिर्फ एक रिएक्टेंट है जो क्या हो रहा है? दो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है ना? तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होने वाली है हमारी? 1। क्या होने वाली है? 1। अब जैसे समझो आपके पास ना रिएक्टेंट्स में ये दोनों होते और आपको प्रोडक्ट मिल रहा होता ये, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाती हमारी? 2 हो जाती। ठीक है, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। देखो 1, इट रिप्रेजेंट्स द डीकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम। अब उसमें क्या हो रहा है? अमोनिया का डीकम्पोजिशन हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट का। किसमें? नाइट्रोजन में और वाटर में। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से भी वो लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको क्या दे देगा? आपको नाइट्रोजन और वाटर की रिएक्शन दिखा देगा एंड देन बोलेगा कि हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपको क्या मार्क करके आना होगा? मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। ठीक है, thus only molecules of ammonium nitrate is decomposing to form the product। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है और क्या दे रहा है हमें? प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, इजी था। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्शन। अब हमें बताओ कि इनमें से क्या है जो कि इमल्शन फॉर्म करता है, जो कि क्या है? एक इमल्शन। तो देखो बेटा, इसका आंसर होने वाला है हेयर क्रीम। क्यों होने वाला है? देखो इमल्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम उनको डिस्कस करते हैं। सी, हेयर क्रीम में क्या होता है ना कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है और जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। आपने देखा होगा, आप क्रीम लगाते हो हेयर क्रीम, वो क्रीम कैसी होती है? उसका जो मीडियम होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इस हम लिक्विड में क्या होता है? देखो, hence hair cream is an emulsion and it comes under the category of colloidal dispersion and colloids। देखो इस क्वेश्चन को ना वो दूसरे तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि कोलॉइडल डिस्पर्जन और कोलॉइड्स में हम पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हम इमल्शन के बारे में पढ़ के गए हैं, लेकिन ये दोनों चीजें भी किसके अंडर आती हैं? इमल्शन के अंदर। तो आपको क्या मार्क करके आना है इसमें? हेयर क्रीम। ओके, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलो एक ये क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप्रोलैक्टम इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर, कैप्रोलैक्टम जो है वो किस कंपाउंड को बनाने में जो फर्स्ट मटेरियल है वो कैप्रोलैक्टम होना चाहिए, किस में से? तो देखो बेटा नाइलॉन 6,6 तो नहीं होगा, नाइलॉन 6 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, स्टार्टिंग मटेरियल मतलब रिएक्टेंट, आपको रिएक्टेंट क्या चाहिए होगा उसमें, कैप्रोलैक्टम, तो आंसर विल बी नाइलॉन 6। चलो इसकी थोड़ा रीजन पढ़ते हैं। देखो कैप्रोलैक्टम को क्या किया जाता है, सबसे पहले हीट किया जाता है 533 केल्विन पे, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और किसमें, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, किसमें, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और वो क्या बना देता है फिर, नाइलॉन 6 बना देता है। ओके देखो अब इस क्वेश्चन को आपसे वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको 533 केल्विन में हीट किया जाता है और वो क्या बना देता है, नाइलॉन 6 बना देता है। तो अब आप क्या मार्क करके आओगे, कैप्रोलैक्टम। ओके तो देखो ये क्या है मेरे पास, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कैप्रोलैक्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और बना क्या रहा है ये मेरे पास, नाइलॉन 6। तो पेपर में ना आपको वो क्या करेगा, आपको ये कंपाउंड दे देगा, समझ लो नाइलॉन 6 दे देगा, और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से बताओ कि कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है नाइलॉन 6 बनाने में। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर किसका है, नाइलॉन 6 का है। तो नाइलॉन 6 हमें क्या दे, किसका स्टार्टिंग मटेरियल से बिहेव करेगा, कैप्रोलैक्टम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेटल रिफाइंड बाय वैन एर्कल मेथड, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम वैन एर्कल मेथड से क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो देखो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है समझ आया। अब चलो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो वैन एर्कल मेथड क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। वैन एर्कल मेथड में क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा आयोडाइड में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्रा आयोडाइड में। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रिफाइंड होता है व्हेन द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू टेट्रा आयोडाइड। तो आपको समझ जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वैन एर्कल मेथड की। ओके तो वैन एर्कल मेथड में क्या होता है, इम्प्योर मेटल कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, टेट्रा आयोडाइड के अंदर, विच इज देन डीकम्पोज टू प्योर मेटल। अब ये जो टेट्रा आयोडाइड होता है ना ये क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोज होके क्या देता है हमें, एक अच्छा प्योर मेटल, प्योर मेटल देता है। ओके चलो ये क्वेश्चन भी इजी था, तो आंसर विल बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पेपर में क्वेश्चन पक्का बनता है। क्या है ये, थर्मल स्टेबिलिटी, क्या है ये, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये है ऑक्सीजन, देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 के, किसके एलिमेंट्स है, ग्रुप 16 के, ठीक है। तो देखो अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो हमें क्या करना है, अरेंज करना है कि किसकी सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे ग्रुप 16 में हम डाउन मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्या होती है, डिक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना ग्रुप में, तो जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की वो क्या हो जाती है, डिक्रीजेस, क्या हो जाती है, डिक्रीजेस हो जाती है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे ऊपर है ना, तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन वाले की। देन उसके बाद किसकी होनी चाहिए, देखो यहाँ पे ये रहा,
तो फर्स्ट ये होनी चाहिए, ई ये होनी चाहिए। देखो कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि जिसमें सबसे ज्यादा किसकी हो, वाटर की हो, H2O की हो, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? देखो एक तो ये है, एक तो ये है, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि फर्स्ट वाले की थर्मल स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से देखते हैं, तो देखो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ऐसा क्यों होगा? चलो आगे थ्योरी में पढ़ते हैं इस चीज को। देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो मैंने अभी आपको पहले चीज बताई, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी, फिर होगी सल्फर की। तो जैसे जैसे यहाँ पे हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात आएगी, तो जो सबसे ऊपर होगा हमारे पास एलिमेंट, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये चीज को हम अच्छे से याद रख लेंगे। चलो तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा किसकी? वाटर की। करेक्ट आंसर विल बी बी। चलो आगे मूव करते हैं। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि द फॉर्मूला ऑफ अ नोबल गैस स्पीशीज विच इज आइसोस्ट्रक्चरल। देखो एक ऐसी नोबल गैस स्पीशी के बारे में बताओ जो क्या हो? आइसोस्ट्रक्चरल हो। किसके साथ? इस कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आने वाला है? दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस समझते हैं कि इसका रीजन क्या है। देखो XeO3 जो होता है ना वो बेटा, वो होता है हमारे पास आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ? BrO3 नेगेटिव के साथ। अब ऐसा रीजन क्या है इसका? इट हैज अ पिरामिडल शेप ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमें पता है कि जितने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं वो क्या होते हैं? पिरामिडल शेप के होते हैं। ठीक है, sp3 होते हैं। ठीक है, विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। तो अब यहां से आपको समझ जाना चाहिए, ये क्या है मेरे पास? sp3 है। ये क्या है मेरे पास? sp3 है। तो ये दोनों क्या होंगे? आइसोस्ट्रक्चरल, है ना। इन सब की जो शेप है, जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूं शेप हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी भी जो शेप है और हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? सेम है। तो जब इनकी शेप हाइब्रिडाइजेशन सब सेम है तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक दूसरे के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। ओके, चलो रीजन बहुत इजी था। देखो यहाँ पे तो ये XeF4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। लेकिन यहाँ पे हमें कितना दे रखा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे 4, इसका 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर से ही आप, एक ट्रिक है ये भी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से ही आप पता लगा सकते हो कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोस्ट्रक्चरल है। जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? XeO3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे भी एक और दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव। अब देखो कोई एक ऐसा मेटल बताओ जिसकी वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हो। तो अब ये कौन सा ऐसा मेटल होता है? ये होता है हमारे पास कॉपर। अब देखते हैं इसका रीजन क्या है, कॉपर ही क्यों होता है? सी, कॉपर एक ऐसा मेटल है 3D सीरीज में हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है वैल्यू,
एंड क्यों? अब इसका देखो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर होता है ना, उसकी जो सम ऑफ एंथैल्पीज होती है सब्लिमेशन में और आयोनाइजेशन में, वो क्या होती है? बैलेंस्ड नहीं होती है। बैलेंस्ड नहीं होती है किसके द्वारा? हाइड्रेशन एंथैल्पी के द्वारा। तो इसकी वजह से जो कॉपर होता है 3D सीरीज में, सिर्फ वही एक ऐसा मेटल है जो कि क्या बनाता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉपर। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस करे आज? कुछ CUET UG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी थ्योरी और ऐसे कुछ क्वेश्चंस की जो बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? CUET UG के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।